हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सी आई अकेडमी। तो हम आज करने जा रहे हैं दोबारा से करंट अफेयर सीरीज जो हमारी चल रही है डेली। तो फिर से हम आ गए हैं अपने क्वेश्चंस के साथ, करंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो पहला क्वेश्चन हमारा टीबी से रिलेटेड है, मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है। ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है। ट्यूबरक्लोसिस को डिक्लाइन करने के लिए हमारे हर कंट्री में, बेसिकली इंडिया में भी बहुत सारी योजना स्कीम्स निकाले गए थे। तो ये हमारा पूछ रहा है कि WHO का जो ग्लोबल रिपोर्ट आया है, तो इसमें कौन सा देश है जिसने ट्यूबरक्लोसिस में डिक्लाइन करने में सबसे ज्यादा रैंकिंग पाई है, टॉप पे रहा है, हाईएस्ट रहा है। तो विच कंट्री रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डिक्लाइन इन टीबी केसेस अकॉर्डिंग टू द WHO रिपोर्ट, टीबी रिपोर्ट 2025। तो इसमें हमारा रहा है कौन? इंडिया। कौन? इंडिया। शॉकिंग लगा ना, लेकिन है नहीं शॉकिंग। इंडिया इसमें हाईएस्ट रहा है डिक्लाइन करने में टीबी को। और कितना? तो 21% से डिक्लाइन किया है। कितना? 21% से डिक्लाइन किया है, जो कि डबल है किसके? वर्ल्ड डिक्लाइनिंग परसेंटेज से। वर्ल्ड डिक्लाइन परसेंटेज से डबल है। कितना? 21% से डिक्लाइन किया है ना। और कितने साल में? मतलब तो देखा जाए तो 2015 से लेकर के 2024, 2015 से लेकर के 2024 तक में 21% का डिक्लाइन देखा गया है इंडिया में। किसमें? टीबी के केसेस में, ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहां से कितना रेट ऑफ फेल बाय 21% बिटवीन 2015 टू 2024। डिक्लाइन इन ऑलमोस्ट डबल द ग्लोबल एवरेज। ग्लोबल एवरेज को डबल कर दिया है। ग्लोबली कितना है? तो 12% ही है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो अभियान था, जो इसके लिए चलाया गया था, किसके लिए? टीबी के लिए। तो वो था टीबी मुक्त भारत अभियान। टीबी मुक्त भारत अभियान। और इसी अभियान के अंतर्गत 21% का डिक्लाइन, कमी हमें देखा गया है। किस चीज में देखा गया है? तो टीबी के केसेस में देखा गया है इंडिया में। और इंडिया WHO टीबी रिपोर्ट के तहत इस बार हाईएस्ट रैंकिंग पे है टीबी को डिक्लाइन करने में। टीबी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये होता क्या है और ये कैसे होता है। तो ये बेसिकली ये किस चीज से होता है? माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम, थोड़ा हाईलाइट करूं इसको? किससे करूं मैं? हाँ, देख सकते हैं आप, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस वाली ये बीमारी होती है। ये दो तरह के होते हैं, है ना। एक होता है LTBI और एक टीबी डिजीज होता है। एक होता है कि इन्फेक्शन होता है, लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। एक होता है टीबी डिजीज। ठीक है, दो तरह का होता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है ना। अब ये जो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन है, ये जो है ये बॉडी में ग्रो नहीं करता है ना। और डजंट मेक अ पर्सन फील सिक और हैव सिम्पटम, can't spread from person to person and can advance to TB disease। तो ये इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करता है, ये फैलता नहीं है। जो हमारा लेटेंट टीबी इन्फेक्शन है, उसी की जगह पे जो टीबी डिजीज है, जो ये डिजीज है, ये एक्टिव होता है, ये ग्रो होता है। ये पर्सन को फील, मतलब सिक भी फील कराता है, मतलब बहुत थका थका सा। बहुत सारे इसके लक्षण भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये फैलता भी है ना, पर्सन टू पर्सन। अगर किसी को टीबी हुआ है तो उससे आपको भी होने की संभावना होती है। उसके बाद कैन कॉज डेथ इफ नॉट ट्रीटेड। अगर इसका अच्छे से इलाज नहीं कराया गया तो ये डेथ तक का चांस आपको लेके चला जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सिम्टम्स होते हैं कि आप कमजोरी फील होगा, आपका वजन घटेगा, वजन जो आपका घट रहा है, वेट लॉस हो रहा है। उसके बाद फीवर आपको होगा बहुत ज्यादा। आपका अब रात में आपको गर्मी आएगी, नाइट स्वेट्स होंगे। उसके बाद जो पल्मोनरी टीबी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कफिंग होगा, बहुत ज्यादा कफ जमा होगा, चेस्ट पेन होगा, है ना, कफिंग ऑफ ब्लड होगा, फिर एपेटाइट लॉस होगा। मतलब आपको, आपने देखा भी होगा, बहुत जगह सुना भी होगा कि किस तरीके से टीबी डिजीज जब एक हाई लेवल पे पहुंच जाता है तो किस तरीके से आपको
ब्रीदिंग इश्यूज होने लगते हैं, आपको बोलने खांसी आने लगती है बहुत ज़्यादा, कफ बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो बहुत सारा चीज़ में लॉस हो जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हो गए टीबी के, है ना। हाउ, तो ये फैलता कैसे है? तो ये फैलता है मतलब इंडिविजुअल से इंडिविजुअल, मतलब कोई अगर टीबी डिजीज से है तो उसके स्नीजे से अगर वो बात कर रहा है, वो बोल रहा है, ठीक है, वो बात कर रहा है, वो बोल रहा है, वो गा रहा है, तो जो बैक्टीरिया है वो एयर में भी फ्लो करता है, राइट। दिस बैक्टीरियम कैन स्टे इन द एयर फॉर सेवरल आवर्स, और ये बहुत घंटों तक भी बैक्टीरिया में, ये बैक्टीरिया एयर में रह सकता है। तो अगर ऐसा है कि कोई भी टीबी से मतलब इम्पैक्टेड कोई इंसान है जिसको टीबी बीमारी है या कुछ है, तो उनको मास्क पहन के रहना चाहिए मोस्टली, है ना। और या तो अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो आप उससे दूर ही बना के रखिए, वो आपके लिए सही रहेगा। बच्चों से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। WHO के बारे में देखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, है ना, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। सेक्टर क्या है इसका? हेल्थ सेक्टर है। इंडिया इसका मेंबर है, तो हाँ इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन हमारा किस चीज से रिलेटेड है? तो ये हमारा गरुड़ बायलेटरल एयर एक्सरसाइज से रिलेटेड है। गरुड़ बायलेटरल एयर एक्सरसाइज, ये मैंने आपको पहले भी गरुड़ बायलेटरल एयर एक्सरसाइज के बारे में पढ़ाया हुआ है, लेकिन आप देखे होगे नहीं देखे होगे, फिर से बताना ही पड़ेगा। ये किसके बीच है? तो ये बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स, है ना। तो वॉज होस्टेड बाय विच कंट्री? तो ये दो कंट्री के बीच है, इंडिया और फ्रांस। तो आंसर भी क्या होना चाहिए? फ्रांस ही होना चाहिए, है ना, फ्रांस ही होना चाहिए, इंडिया या फ्रांस। तो फ्रांस है जहां पे होस्ट हुआ है, ठीक है। और ये एक बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है, गरुड़ 25 इसका नाम है। क्या नाम है? गरुड़ 25। ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है, होस्ट हुआ है फ्रांस में, ठीक है। और ये इंडिया और फ्रांस का जो है ये एक्सरसाइज है, किसका किसका? इंडिया और फ्रांस का। तो आपसे कभी भी ऐसे पूछ दे गरुड़ 25 किसके किसके बीच का जो मिलिट्री बायलेटरल एक्सरसाइज है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच का बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है, ठीक है। उसके बाद ये इसका 8th एडिशन था। द 8th एडिशन इन 2025 वाज होस्टेड एट मॉन्टी मैरसन एयर बेस इन फ्रांस। तो ये कहाँ पे हुआ है? मॉन्ट डी मैरसन, ठीक है, मॉन्ट डी मैरसन में हुआ है, जो कि फ्रांस में है ना। ऑब्जेक्टिव क्या था? इनहांस इंटरप्रोबेबिलिटी एंड एक्सचेंज बेस्ड प्रैक्टिसेस बिटवीन टू एयर फोर्सेस। तो बस इसके ऑब्जेक्टिव यही थे। बेसिकली आपको याद क्या रखना है? तो याद रखना है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है और ये बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है, ठीक है। इसका नाम क्या है? गरुड़ 25 होस्ट हुआ है फ्रांस में। चलो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको देखने होंगे कि लाइक कौन कौन से कंट्री से रिलेटेड है और कौन सा एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं गरुड़। तो गरुड़ जो है वो किससे? इंडिया और फ्रांस। वो हमने अभी पढ़ा भी कि इंडिया और फ्रांस के बीच में गरुड़ एक्सरसाइज है, और ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है ना। और ये किस पे फोकस है? लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट एंड कॉम्बैट ड्रिल्स। उसके बाद हम देखते हैं ईस्टर्न ब्रिज। ईस्टर्न ब्रिज किस किस से रिलेटेड? तो ईस्टर्न ब्रिज रिलेटेड इंडिया और ओमान से। किससे? इंडिया और ओमान से रिलेटेड है। उसके बाद हम देखते हैं श्याम भारत। श्याम भारत किससे रिलेटेड है? तो इंडिया और थाईलैंड। किससे? इंडिया और थाईलैंड। और ये क्या है? ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए है ना। ये डिजास्टर रिलीफ के लिए है। ये एक्सरसाइज किसके किसके बीच है? इंडिया और थाईलैंड के बीच है। दूसरा हम देखते हैं डेजर्ट ईगल। ये इंपॉर्टेंट भी है, डेजर्ट ईगल। तो डेजर्ट ईगल की आप समझ जाओ कि पहले तो ईगल है, ईगल एक बर्ड होती है, बर्ड हवा में उड़ते हैं पक्षी। तो समझ जाना यहाँ से कि ये एक एयर एक्सरसाइज हो सकता है, एयरफोर्स से रिलेटेड हो सकता है। तो बिल्कुल ये एयरफोर्स से रिलेटेड है। और ईगल को हम मोस्टली कहाँ देखते हैं? डेजर्ट्स में देखते हैं, रेगिस्तान ऐसे। तो आपको इससे ये याद रह सकता है कि ये यूएई से रिलेटेड हो सकता है। तो कौन कौन सा कंट्री है? इंडिया एंड यूएई, है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद हम देखते हैं रेड फ्लैग। तो रेड फ्लैग किस किस से रिलेटेड है? रेड फ्लैग यानी कि इंडिया और यूएस। इंडिया और यूएस के बीच में रेड फ्लैग है, तो उससे आप याद रखना कि रेड फ्लैग किससे रिलेटेड है? इंडिया और यूएस के बीच में,
ठीक है, ये कॉम्बैट ट्रेनिंग को एडवांस करने के लिए ये एक्सरसाइज किया गया है। डेजर्ट नाइट 21, डेजर्ट नाइट 21, तो डेजर्ट नाइट 21 भी इंडिया और फ्रांस का ही है और ये ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज ही है। ठीक है, ये राफेल के लिए उसके फीचरिंग के लिए किया गया है और ये इंडिया फ्रांस का। तो इंडिया फ्रांस का हमने दो देखा, कौन सा? एक देखा हमने गरुड़ और एक हमने देखा डेजर्ट नाइट। एक हमने कौन सा देखा? गरुड़ और एक हमने देखा डेजर्ट नाइट 21। ओके, तो ये आपको पूरा याद कर लेना है। चलो ये देखो, विच कंट्री विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस व्हाट? अ मैंडेटरी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अब एविएशन फ्यूल जो है वो मतलब जो भी विमान होंगे उसके लिए ही फ्यूल है ये। ठीक है, तो ये लिवाई फॉर ऑल डिपार्टिंग फ्लाइट्स टू बूस्ट डीकार्बोनाइजेशन एफर्ट्स। डीकार्बोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, उसको घटाने के लिए ये फ्यूल बहुत जरूरी है। तो ये मतलब कौन सा कंट्री है जो इंट्रोड्यूस किया है? तो ये किया है सिंगापुर। कौन? सिंगापुर। ठीक है, तो सिंगापुर ने क्या किया है? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को इंट्रोड्यूस किया है ना। और इससे क्या होगा कि इससे हमारा जो नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला जो टारगेट है वो भी हमें पाने में हेल्प होगा, क्योंकि ये डीकार्बोनाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, बाय 2050। चलो, विच कंट्री आर द जॉइंट होस्ट फॉर द 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप? तो कौन सा कंट्री है? कौन सा कंट्री है? हाँ, विच कंट्रीज, यहाँ पे कंट्रीज पूछा है तो आप समझ जाओ कि एक नहीं दो भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं जो कि जॉइंट होस्ट करने वाले हैं। किसको? 2026 वाले हॉकी वर्ल्ड कप को, FIH हॉकी वर्ल्ड कप को, है ना। तो वो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? नीदरलैंड और बेल्जियम। नीदरलैंड और बेल्जियम हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, नीदरलैंड और बेल्जियम ये ज्वाइंटली होस्ट कर रहे हैं, है ना। क्या हॉकी वर्ल्ड कप को, FIH हॉकी वर्ल्ड कप को मेंस एंड वुमेन्स दोनों का ही। ठीक है, and the event marks the third time in history that both men's and women's tournament will be held concurrently in the same host nations। तो ये तीसरी बार ही ऐसा हुआ है ना। क्या हुआ है कि जब पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंट एक साथ एक ही मेजबान देशों में आयोजित किए जाएंगे, ये तीसरी बारी हुआ है। तो बस आपको इसमें याद क्या रखना है कि कहाँ कहाँ पे हो रहा है 2026 वाला FIH मेंस और वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप। तो ये हो रहा है नीदरलैंड और बेल्जियम में। ठीक है, चलो ये रहा नीदरलैंड, ये रहा बेल्जियम। ये देखते हैं, वेयर वॉज द 13th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, ये याद रखना है, टूरिज्म मार्ट इनॉग्रेटेड रिसेंटली बाय यूनियन मिनिस्टर। किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह। यूनियन मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये कहाँ पे, लाइक वेयर वॉज द 13th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट इनॉग्रेटेड? तो कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो ये मे बी सिक्किम हो सकता है, इसका उद्घाटन सिक्किम में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो 13th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट अगर आपको आ जाए क्वेश्चन में, आपको याद रखना है सिक्किम। ठीक है, तो टूरिज्म मार्ट जो है वो कहाँ पे होस्ट हुआ है? गैंगटॉक, सिक्किम में। और द इवेंट वॉज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर। क्या नाम है उनका? गजेंद्र सिंह। बस इतना याद रखना है। और गजेंद्र सिंह शेखावत, पूरा नाम याद रखो। along with the chief minister of सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। चलो इसमें एक और भी चीज याद रखो कि द मार्ट अलाइंड विथ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ट्रेवल फॉर लाइफ। बस इतना याद रखना है। और इसमें 19 कंट्री जो है उसने अटेंड किया था इसको। कि कितने कंट्रीज ने? तो 19 कंट्रीज ने इसको अटेंड किया था। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन पढ़ो। क्या है? द स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंस, क्या है ये? बुद्धन्योमा एयरबेस। बस ये नाम याद रखो। क्या है ये? क्या नाम है? बुद्धन्योमा एयरबेस। ये नाम आपको याद रखना है, बुद्धन्योमा एयरबेस। एयरबेस क्या होता है कि कोई एक बेस है
तो आपने पढ़ा होगा या आपने सुना भी होगा, ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी ये चीजें आई थी कि लद्दाख में, लेह में जो है सबसे हाईएस्ट मतलब समझ लो कि सबसे हाईएस्ट एयरबेस बनाया गया है, और इसी का इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक है, इसी का इनॉग्रेशन हुआ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये टोटल जो है ये 13,700 फीट का जो है, और ये इंडिया का हाईएस्ट ऑपरेशनल एयरबेस है। मतलब सबसे ऊंचाई पे कितने का है, कितने मतलब ऊंचाई में है, तो 13,700 फीट के ऊंचाई में है। ठीक है, और ये कहाँ बना है, तो लेह डिस्ट्रिक्ट में बना है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हो आप। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। विच डायबिटीज डेज कब मनाया जाता है? डायबिटीज डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो मे बी इट्स 14 नवंबर, कैन बी 13 और 14, या 14 नवंबर है ना। तो डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, यानी कि चिल्ड्रंस डे के दिन ही डायबिटीज डे भी मनाया जाता है। डायबिटीज जो था, डायबिटीज क्यों मनाया जाता है, मतलब कि ये डेट क्यों चूज किया गया? द स्पेसिफिक डेट वाज चूजन टू कॉमेमोरेट द बर्थडे ऑफ सर फ्रेडरिक बेंटिंग। तो जो फ्रेडरिक बेंटिंग थे, उन्हीं के बर्थ डेट पे ये डेट रखा गया है ना, क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी, इंसुलिन की। कब? 1922 में, है ना। किसके साथ? चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलके। किसने? फ्रेडरिक बेंटिंग ने। तो फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट, इन दोनों ने मिलके क्या किया था, इंसुलिन का डिस्कवरी किया था 1922 में। इसीलिए वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है वो उनके बर्थ डेट पे मनाया जाता है, यानी कि नवंबर 14 को मनाया जाता है। चलो ये देखो, विच स्टेट डिड द रिनोन द इन्वायरमेंटलिस्ट, क्या है? सालुमरदा थिमक्का। सालुमरदा थिमक्का एक औरत थी जो अभी गुजर गई है। कितने उम्र में गुजरी है ये? 114 साल या समथिंग में ये गुजर गई है, और ये कर्नाटका की है। कहाँ की थी? कर्नाटका की। और इन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए। समझो आपकी 8,000 प्लस इन्होंने पेड़ लगाए हैं, और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो हमारी सालुमरदा थिमक्का है, ये ट्रीज प्लांटिंग और नर्चरिंग के लिए, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज, मतलब कि हजारों ट्रीज प्लांटिंग और नर्चरिंग के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था, और ये यही काम करती थी। और ये नवंबर में इनका डेथ हुआ है, जब ये 114 ईयर्स की हो गई थी। कितना? 114 साल। मतलब समझ जाओ कि अभी इतने उम्र तक जीवित रहना भी बहुत बड़ी बात है, राइट। और ये इतने अच्छे काम कर रही थी कि इतना सारा ये पेड़ लगाई, तो और इतने साल तक जीवित भी रही। भाई बड़ी योगदान भी बहुत बड़ा दिया है, जीवन में बहुत अच्छा मिला इन्हें, है ना। और उनका अभी देहांत हो गया है, एंड शी वॉज रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका स्टेट। ठीक है, इन्हें वृक्ष माता से भी इन्हें जाना जाता था, यानी कि जाना जाता है बेसिकली। अभी नहीं रही, बट इन्हें जो टाइटल दी गई है वो तो दी ही गई है। तो इन्हें वृक्ष माता यानी कि मदर ऑफ ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है बेसिकली, है ना। ये बैंगलोर में इनका जो है ये इनका डेथ हुआ है, एंड शी वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस पद्मश्री by the government of India in 2019 for her contributions। तो 2019 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। यही हमारी पद्मश्री से सम्मानित है ना, यही इनका नाम क्या है? अभी हमने क्या पढ़ा था? थिमक्का, है ना। थिमक्का माता, सालुमरदा थिमक्का माता। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है वृक्ष माता, है ना, वृक्ष माता, मदर ऑफ ट्रीज। अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। 80 सालों में लगाए 8,000 से भी ज्यादा पेड़। तो ये मतलब भाई कंट्रीब्यूशन देके गए हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च द फर्स्ट ऑल वुमेन ड्रोन
ऑल वुमेन ड्रोन ऑपरेशन यूनिट नेम दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रॉन। दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रॉन से रिलेटेड है, तो दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रॉन जो है वो कौन सा इंडियन सिक्योरिटी फोर्स है जिसने क्या किया है, लॉन्च किया है पहली बार, जिसको ऑल वुमेन ड्रोन ऑपरेशन भी कहा जा रहा है, तो वो हमारा बीएसएफ हो जाएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बीएसएफ हो जाएगा। तो बीएसएफ ने ऑफिशियली लॉन्च किया है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रॉन यूनिट, और ये यूनिट रिप्रेजेंट करेगा इंडिया फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल ऑल वुमेन ड्रोन ऑपरेशन टीम को। ठीक है, एंड द प्राइमरी एम ऑफ दिस इनिशिएटिव टू सिग्निफिकेंटली इनहेंस सर्विलियंस एंड क्या बोले, रिकॉग्निजेंस ऑपरेशंस अलोंग द नेशंस बॉर्डर। ठीक है, चलो तो इसमें आपको इसमें आपको इतना ही याद रखना है क्या, कि बेसिकली ये जो वुमेन दुर्गा ड्रोन जो है वो क्या है, फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल ऑल वुमेन ड्रोन ऑपरेटिंग टीम के लिए है ना, और इसको किसने लॉन्च किया है, इसको बीएसएफ ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलो ये देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छा, आखिरी क्वेश्चन हमारा बहुत खतरनाक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द वोटर टर्नआउट इन 2025 बिहार असेंबली इलेक्शन। तो बिहार असेंबली इलेक्शन, जहां से बिहार से वोट तो जाते ही नहीं थे, सबसे कम वोट बिहार से गया था। तो देखा जाए 2025 वाले में बिहार असेंबली इलेक्शंस में तो सबसे ज्यादा मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो ट्रू है, तो क्या टोटल वोटर टर्नआउट इसका 57.13 नहीं, क्या इट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एवर फीमेल वोटर टर्नआउट, यस इट रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर फीमेल वोटर टर्नआउट, यानी कि महिलाओं ने इस बार दिखाया, महिलाओं ने कर दिखाया, तो महिलाओं ने वोटिंग टर्नआउट को बढ़ाया है, हाईएस्ट दिखाया है परसेंटेज में, है ना। तो आप देख सकते हैं फीमेल वोटर टर्नआउट कितना था, 71.78% एंड वाज द हायर देन मेल वोटर टर्नआउट। मेल का था कितना, 62.98% और फीमेल्स का कितना था, 71.78%, है ना। और टोटल कितना था, तो टोटल हमारा एवरेज कितना आया निकल के टर्नआउट, तो 67.13%, है ना। द हाईएस्ट ओवरऑल टर्नआउट इन द स्टेट सिंस 1951। तो 1951 में से देख के अभी तक देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट ये बोला जा रहा है, और फीमेल्स ने इस बार कर दिखाया है। चलो एंड होता है हमारा आज का सेशन अभी यहीं पे। आज के क्वेश्चंस काफी मजेदार थे, आप बिल्कुल देखें, एक दो बार देखें और रिवाइज करें, इजी भी है, सब अच्छे से याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं नए क्लास में करंट अफेयर्स के, तब तक के लिए बाय।